यस बच्चों, सही आ रहा है, इसमें काला तो नहीं आ रहा। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को इंटरनल एड्स शुरू करवा दी थी, कितनी 5 पढ़ा दी थी डेफिनेशन तक। एक बार रिवाइज करते हैं, ध्यान से सुनना। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ कि इंटरप्रिटेशन में हमें कहाँ से मदद मिल सकती है। तो पहली मदद मिलती है हमें लॉन्ग टाइटल। लॉन्ग टाइटल सिर्फ टाइटल को आइडेंटिफाई नहीं करता, उसका पर्पस, स्कोप और ऑब्जेक्ट बता देता है। ठीक है, उसका पर्पस, स्कोप और ऑब्जेक्ट बता देता है। तो बेटा ताहिर, यहाँ उसका में फिलअप्स करो, उसका स्कोप, पर्पस और ऑब्जेक्ट बता देता है। उसका किसका? लॉ का, स्टैच्यू का, जिस स्टैच्यू का आप इंटरप्रिटेशन कर रहे हो उसका। ठीक है, तो उसका पर्पस बता देता लॉन्ग टाइटल। जैसे मैंने बताया था सरफाइसी एक्ट, एक इसने बहुत बड़े एग्जांपल दिया था, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स प्रैक्टिस इन हाई कोर्ट एक्ट। तो ये बता रहा है हमें कि सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। ये एक्ट देख के हमें पता चलता है। अब अंदर ये सिर्फ हमें एलिमेंट्री नॉलेज देता है, जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है वो सिर्फ टाइटल से पता चल जाएगा क्या? ठीक है, तो अंदर तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, सुनना बराबर से, जिस जगह पे जो एग्जाम्पल दिए थे रिवाइज करा रहा हूँ। प्रियम्बल आपको बताता है कि वही कि स्कोप, ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है। स्कोप, ऑब्जेक्ट और पर्पस क्या है लॉ। बट कभी भी प्रियम्बल को प्लेन रीड करने से उसके इंटरप्रिटेशन नहीं निकाले जाते अगर वो एक्ट के ऑब्जेक्ट को डिफीट कर रहे हैं। तो प्रियम्बल को तभी पढ़ा जाएगा जब वो एक्ट के पर्पस को अचीव कर रहा है। अगर प्रियम्बल पढ़ने से आप कुछ और ही सोच रहे हो तो एक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। प्रियम्बल इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट। प्रियम्बल पढ़ना है, अच्छी बात है, लेकिन एक्ट भी पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें हिंदू मैरिज एक्ट का एग्जांपल दिया था। ठीक है, इसमें प्रियम्बल पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि उस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, फिर तीसरी ऐड हमें कहाँ से मिलती है? हेडिंग, चैप्टर। ठीक है, कई सारी चीज़ें लॉ में चैप्टर वाइज जमी हुई है। जैसे इनकम टैक्स की बेस्ट एग्जांपल ले लो, कैपिटल गेन एक चैप्टर, उसमें सब कुछ है। पीजीबीपी, सैलरी, क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड, डिडक्शंस, कितने अच्छे से जमा रखा है। अगर ये तितर पिलर होते तो कैसे दिक्कत होती। तो ये एक्ट तो लाया ही कैसे क्या है? सैलरी पूरी एक साथ लिखी गई, कैपिटल गेन पूरी एक साथ लिखी गई, तो इससे बहुत मदद मिलती है हमें। तो हमने चैप्टर वाइज, हेडिंग वाइज, टाइटल वाइज सब चीज़ों को जमा रखा है। इससे हमें क्या मिलती है? मदद मिलती है। ठीक है, सुन रहे हो बराबर? ठीक है, और अगला आता है मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स में मैंने बताया था आपको कि ये एक्ट के साथ आते नहीं हैं, ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुई, अलग से आते हैं, इसलिए ये उतने अच्छे, इतने ऑथेंटिक नहीं माने जाते क्योंकि ये पार्लियामेंट में पास नहीं हुए। ये बात सिर्फ मार्जिनल नोट्स के लिए बोलूँगा और किसी के लिए नहीं बोलूँगा। बाकी आज भी जो एक्ट्स पढ़ाऊंगा वो सब एक्ट के अंदर ही होती है। प्रियम्बल एक्ट के अंदर होता है, टाइटल एक्ट के अंदर होता है, चैप्टर एक्ट के अंदर होते हैं, हेडिंग, टाइटल, सब टाइटल सब एक्ट के अंदर होते हैं। मार्जिनल नोट्स एक्ट के अंदर नहीं होते। मार्जिनल नोट्स अलग से लाए जाते हैं, ये समरी होती है। कोई सेक्शन या कोई प्रोविजन आपको समझ में नहीं आता तो उसे मार्जिनल नोट से समझा जा सकता है, ये भी बता दिया था। फिर पांचवी मदद मिलती है हमें डेफिनेशन से। डेफिनेशन का मतलब याद रखना, डेफिनेशन की डेफिनेशन याद रखना। डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है? टू अवॉइड द रिपीटेशंस, टू अवॉइड द, बाय अवॉइडिंग रिपीटेटिव वर्ड्स। रिपीटेटिव वर्ड्स को अलग लगकर, ठीक है, एक्ट की लैंग्वेज को छोटा, सॉरी, टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ एक्ट बाय अवॉइडिंग रिपीटेशंस। ठीक है, एक्ट की लैंग्वेज को छोटा करना रिपीटेशंस को अवॉइड करके। ये दो बातें जरूर लिखोगे, ये शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द एक्ट बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन टू प्रोवाइड अ की टू द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन का एक बहुत अच्छा की माना जाता है क्या? डेफिनेशन। बहुत अच्छा होता है, कई बार डेफिनेशन पहले ही पढ़ लो। जैसे एग्जांपल दिया था सीईओ, पहले बता दिया सीईओ कौन है। अब जब भी सीईओ आएगा तो हम लोगों को बार बार मैनेजर, की मैनेजरियल पर्सन कौन है, सॉरी हाँ, की मैनेजरियल पर्सन कौन है। तो जब भी की मैनेजरियल पर्सन आएगा हमें पता होगा उसमें सीईओ आएगा, उसमें सीएफओ आएगा, उसमें डायरेक्टर आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर आएगा, क्योंकि केएमपी की डेफिनेशन पहले ही समझा रखी है। तो डेफिनेशन क्या करता है? हमें इंटरप्रिटेशन में बहुत मदद प्रोवाइड करता है। अब मैं आपको आज डेफिनेशंस के टाइप्स बताऊंगा कितने तरह की होती है, और ये मैं आपको पहले कभी ना कभी बता चुका होगा 100%, या तो फाउंडेशन में या अभी इंटर में। एक होती है रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन, एक होती है एक्सटेंसिव। ठीक है, जब भी किसी डेफिनेशन के आगे मीन्स से शुरू हो रही है, मीन्स, तो वो रेस्ट्रिक्टिव है या एग्जॉस्टिव है? कैसी है? जैसे डिवेंचर मीन्स, डिवेंचर मीन्स, डिवेंचर मीन्स डिवेंचर, डिवेंचर स्टॉक फलाना ढिमकड़ा, ठीक है, अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील पे जो हो।
तो इसके अंदर अगर मैंने मीन्स लिखा है ना, तो डिवेंचर के अंदर वही चीज आएंगी जो मैंने बोली है। ये डेफिनेशन क्या है? एग्जॉस्टिव है। लेकिन अगर मान लो कोई डेफिनेशन इंक्लूड से शुरू होती है, किससे? डिवेंचर इंक्लूड, तो इंक्लूड के अंदर, इंक्लूड की डेफिनेशन जो है वो एक्सटेंसिव है या इंक्लूसिव है। क्या है? तो ये तीन वर्ड याद रखोगे आप, इंक्लूड, इंक्लूसिव, एक्सटेंसिव और रेस्ट्रिक्टिव, एग्जॉस्टिव, मीन्स। तो कोई भी डेफिनेशन अगर मीन्स से शुरू हो रही है तो बहुत ही मीन है। क्या है? ठीक है, मीन क्यों है? छोटे दिल की है। क्या है? वो सिर्फ उसी को लेती है जो उसमें दे रखा है। तो मीन आ जाए तो डेफिनेशन बहुत ही मीन है, घटिया है। ठीक है, मीन इसी को बोलते हैं ना। ठीक है, यू आर सो मीन, ठीक है, सो चीप। ठीक है, तो इसका मतलब मीन अगर किसी डेफिनेशन में आ जाए तो उसके अंदर सिर्फ वही वर्ड्स यूज होंगे जो उसमें दिए गए हैं। लेकिन किसी डेफिनेशन में अगर इंक्लूड आ जाए तो ये बहुत बड़े दिल की है। क्या है? ये सबको समा लेती है, ये इंक्लूसिव नेचर की है। कैसी है? ये सबको इंक्लूड करती है। पढ़ो, ये देखो, टिक करो। मीन सच एंड सच डेफिनेशन इज रेस्ट्रिक्टिव एंड एग्जॉस्टिव। वी मस्ट रेस्ट्रिक्ट द मीनिंग टू द वर्ड दैट गिवन। डेफिनेशन में जो वर्ड दे रखे हैं आप वहीं तक रेस्ट्रिक्ट हो बस, उसके अलावा कुछ भी इंक्लूड। टिक करो, पूरा टिक करो इसको। इंक्लूड सच एंड सच, ये एक्सटेंसिव है। Here word defined is not restricted to the meaning assigned to it, but it has extensive meaning. इसमें सिर्फ वही वर्ड्स नहीं आएंगे जो उस डेफिनेशन में दे रखे हैं, इसमें और भी वर्ड्स आ सकते हैं क्योंकि इसका दिल बहुत बड़ा है। चलो, इतनी डेफिनेशन आज तक अपनी जिंदगी में पढ़ी है, कोई डेफिनेशन याद करके बताओ जो इंक्लूड से शुरू होती है। प्रोस्पेक्टस, वेरी गुड। प्रोस्पेक्टस इंक्लूड रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, शेल्फ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस और एनी अदर डॉक्यूमेंट नेम्ड एज प्रोस्पेक्टस। तो एनी अदर में और कुछ भी आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि शादी में गए आप और शादी में एक कागज के ऊपर लिख के दे दिया कि मैं शेयर इशू करने वाला हूँ, एक शेयर इतने का होगा, और खाने के साथ ही चिपका दिया, तो वो कागज का टुकड़ा सड़ा सा पीले कलर का, वो भी क्या माना जाएगा? क्योंकि इट इज नेम्ड एज प्रोस्पेक्टस। तो वेरी गुड, प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन में इंक्लूड आता है। लिखो या इंक्लूड में, एग्जांपल प्रोस्पेक्टस, इंक्लूड में लिखो प्रोस्पेक्टस। हमारे वाले ही एग्जांपल लिखे ना हम, ठीक है, ये भी देगा कुछ एग्जांपल, लेकिन हम तो हमारे वाले लिखे, ये तो जने कहाँ चला जाता है। फिर मीन की डेफिनेशन, हाँ, शेयर्स, सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में तो इंक्लूड आता है शायद, क्योंकि 9 चीजें बताई थी। सरफाइसी की यूनिट, म्यूचुअल फंड की यूनिट, राइट शेयर का राइट, सिक्योरिटी की डेफिनेशन। लेकिन उसमें एनी अदर भी बोल देता है वो लास्ट में जाकर, और अगर वो एनी अदर नहीं भी बोल रहा है, इंक्लूड से शुरू कर रहा है वो, तो देखना सिक्योरिटी मीन से शुरू नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, शेल्फ प्रोस्पेक्टस आ सकता है, उसमें मीन्स है। ठीक है, और शायद गुड्स की डेफिनेशन में भी मीन्स आता है। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। तो मीन के अंदर ले लो गुड्स और इंक्लूड के अंदर ले लो प्रोस्पेक्टस, और इसके एग्जांपल की एसेस कर दो। ये भी टिक करना, अगर मीन्स एंड इंक्लूड दोनों है, मीन्स भी है इंक्लूड भी है, तो भी वो एग्जॉस्टिव है। क्या है वो? ये भी टिक करो, मीन्स एंड इंक्लूड दोनों है तो भी वो क्या है? एग्जॉस्टिव। और अगर अप्लाई एंड इंक्लूड दोनों है तो वो इंक्लूड अगर आ गया, अप्लाई पहले है, इंक्लूड बाद में है, तो वो क्या आ गया? इंक्लूसिव है। वो इंक्लूसिव है, वो क्या है? टू अप्लाई टू एंड इंक्लूड, ये चीज इस पे अप्लाई करो और उसमें ये चीज भी इंक्लूड कर लो, तो उसके अंदर भी वो डेफिनेशन भी कौन सी हो गई? इंक्लूसिव। ठीक है, ये बात आज हम पहली बार नहीं पढ़ रहे ना, पहले पढ़ी है आपने कि डेफिनेशन 2 तरह की होती है, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव। एग्जॉस्टिव वो होती है जो डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट हो, जिसमें कुछ भी जोड़ा। इंक्लूसिव वो है जो अपने आप में कंप्लीट, इसमें कुछ भी जोड़ा जा सकता है। वेरी गुड, एग्जाम्पल सबके लिखते चलना। अब ये 9-10 में क्या दे रखा है ये आप रीड करना है एक बार। आगे आते हैं, एम्बिगुअस डेफिनेशन।
क्या? एम्बिगुअस डेफिनेशन। एम्बिगुअस डेफिनेशन वो होती है बेटा जो पढ़कर एक बार में समझ में नहीं आती, जिसका मीनिंग क्लियर ना हो। उसको पढ़ने के लिए एक्ट के किसी और प्रोविजन को पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आती है। इसमें तो मैं बेस्ट एग्जांपल दूंगा, उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। प्राइवेट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन, अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो पब्लिक कंपनी होती है। तो पब्लिक कंपनी को समझने के लिए पहले प्राइवेट कंपनी पढ़नी पड़ेगी, फिर जाके समझ में आएगा कि पब्लिक कंपनी क्या है। जैसे कि मैं तुम्हें फाउंडेशन में कहता था कि मैंने कहा हु इज मुर्तजा सर, हु इज नॉट शब्बीर सर, तो तुमने मुर्तजा सर को कहाँ डिफाइन किया? तुमने बोला जो शब्बीर सर नहीं है वो मुर्तजा सर है। तो मुर्तजा सर कौन है? जो शब्बीर सर नहीं है। ठीक है, ठीक है। एक मेरा दोस्त था, उसको कुत्ते ने काट लिया, ठीक है। तो वो एक डॉक्टर के पास गया इंजेक्शन लगाने, ठीक है। तो इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, ठीक है। तो इंजेक्शन लगाने गया तो डॉक्टर ऐसे ही पटेला ही कर रहा था, तो पूछा कि कहाँ काटा कुत्ते ने? तो बोला यहाँ। अरे कहाँ काटा? अरे यहाँ काटा। बोला अरे भाई काटा कहाँ? अबे यहाँ काटा, यहाँ, ठीक है। तो उसके साथ मेरा एक दोस्त भी था, उससे बोला अबे बोलो ना इससे कि कहाँ काटा। अरे सही तो कह रहा है, यहाँ काटा, ठीक है। तो वो बोलता है अरे भाई टिप्टा में काटा, विज्ञान नगर में काटा, तलवंडी में काटा, कहाँ काटा? तो उसके कहाँ से दो मतलब निकल रहे थे, ठीक है। जब तक वो पूरी बात नहीं बोलेगा, वो 50 बार भी बोलता ना, तो मेरा दोस्त यही बोलता रहता यहाँ काटा, यहाँ काटा, कहाँ काटा, ठीक है। तो कुछ डेफिनेशंस ऐसी होती है जिनका खुद से कोई मतलब नहीं निकलता अनटिल एंड अनलेस आप उसके साथ कोई दूसरे प्रोविजंस को भी पढ़ो। इसमें बेस्ट एग्जांपल लिखना प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन। मुझे सबसे ज्यादा एम्बिगुअस डेफिनेशन लगती है सड़क छाप डेफिनेशन। अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती वो कौन होती है? तो तुमने पब्लिक को तो समझाया ही नहीं। हमें पहले किसको समझना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी को समझना पड़ेगा। वेरी गुड, चलो पढ़ो। वी फाइंड द डेफिनेशन इटसेल्फ इज एम्बिगुअस। वैसे तो डेफिनेशन हमारे काम को आसान करने के लिए होती है, लेकिन कुछ डेफिनेशन खुद ही एम्बिगुअस होती है। वो हमारे काम को आसान नहीं करती बल्कि और मुश्किल बना देती है। इससे अच्छा तो आप पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बताते ही नहीं, हम खुद अपने हिसाब से अच्छी बना लेते हैं। इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, हम और अच्छी बनाते हैं। तो डेफिनेशन का काम होता है एम्बिग्विटी को हटाना, लेकिन कई बार डेफिनेशन इटसेल्फ एम्बिगुअस होती है, ठीक है। तो ये देखो, एंड दैट हैव टू बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ अदर प्रोविजन। ये डेफिनेशन को पढ़ने के लिए हमें दूसरे प्रोविजंस को भी पढ़ना पड़ता है। सच टाइप ऑफ डेफिनेशन इज नॉट टू बी रीड इन आइसोलेशन। अंडरलाइन करो, इनको एकांत में नहीं पढ़ा जा सकता। अगर आप सिर्फ पब्लिक कंपनी पढ़ोगे तो क्या समझ में आ जाएगी? क्या पढ़नी पड़ेगी? प्राइवेट कंपनी बोलता है लिमिट 200 से ज्यादा ना हो, तो 200 से ज्यादा हो तो पब्लिक। प्राइवेट कंपनी बोलता है पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकते, तो पब्लिक में शेयर इशू कर सकते हैं तो पब्लिक। तो हर बार पब्लिक कंपनी पढ़ने के लिए पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? प्राइवेट कंपनी। इट कैन नॉट बी रीड इन आइसोलेशन, या आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते, ठीक है। रियलाइजिंग द फंक्शन ऑफ अ डेफिनेशन इज टू गिव एक्यूरेसी। इसका काम होता है किसी भी वर्ड को एक्यूरेसी देना, सर्टेनिटी देना, लेकिन कई बार डेफिनेशन वेग होती है और वो एक्यूरेसी नहीं दे पाती। मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसने भी एक दे रखा है जो आप घर पे रीड करोगे। अगला आता है, मैंने तुम्हें डेफिनेशन में 3 बातें बताई, 3 बातें बताऊंगा। पहली रेस्ट्रिक्टिव, एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव पढ़ा दिया, एम्बिगुअस पढ़ा दी। अब तीसरी डेफिनेशन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्ररी कॉन्टेक्स्ट। कई बार एक ही डेफिनेशन के 2 मीनिंग होते हैं, एक ही वर्ड के, एक ही डेफिनेशन के 2 मीनिंग होते हैं। तो आपको ऐसा मीनिंग अडॉप्ट करना चाहिए जो एक्ट के ऑब्जेक्ट को अचीव करे। बार बार बोल रहा हूं, देखो, when a word is defined to bear a number of inclusive meanings, जिसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं, तो the sense in which word is used, जिस सेंस में उस वर्ड को यूज किया जाता है पर्टिकुलर लैंग्वेज में, उसका वही मतलब दिया जाएगा जिससे कि एक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा हो, जिससे कि एक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा हो। अच्छा, इस रिगार्ड में कौन सा रूल लगाना चाहिए देव हमें? जो रूल पढ़ाए मैंने तुम लोगों को, तो इस डेफिनेशन को अगर मैं उस रूल से जोड़ूं तो कौन सा रूल लगाना चाहिए इस बात को लेकर?
बोल, तू बोल। लिटरल है वो तो, लिटरल लगाना चाहिए। तू बोल। रीजनेबल लगाना चाहिए, रीजनेबल लगाना चाहिए। वेरी गुड। लिटरल कैसे लगाऊंगा? लिटरल में तो ग्रामेटिकल मीनिंग से समझता हूँ, और यहाँ पे ग्रामेटिकल मीनिंग से तो दो मतलब निकल रहे हैं। क्या बोल रहा है ये? व्हेन वर्ड यूज्ड इन डेफिनेशन इंक्लूसिव मीनिंग्स, अगर दो मीनिंग निकल रहे हैं तो द सेंस इन विच वर्ड इज यूज्ड इन पर्टिकुलर प्रोविजन मस्ट बी असर्टेन फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्कीम ऑफ द एक्ट या ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट। एक्ट के ऑब्जेक्ट को, कॉन्टेक्स्ट को समझकर आप उस वर्ड को अप्लाई करोगे। इसमें मेरे को कुछ ज़्यादा एग्जाम्पल मिले नहीं, एक एग्जाम्पल मैं ऐसे ही बना के लाया हूँ। कुछ नाम ऐसे होते हैं जिनके अलग अलग मतलब निकलते हैं। जैसे एक नाम मुझे अच्छी तरह याद है, समीर। समीर नाम मैंने हिंदूज में भी सुना है और मुस्लिम्स में भी सुना है। ऐसे ही अमन, ऐसे ही आयशा, ये कुछ ऐसे वर्ड है जो मैंने हिंदूज में भी सुने और मुस्लिम में भी सुने हैं। एंड आई एम डैम श्योर दोनों में इसका मतलब एक हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। दो अलग अलग रिलीजन है, दोनों का अलग अलग फेथ है, अलग अलग बिलीफ है, तो दोनों के अंदर उस नाम का मतलब एक तो हो ही नहीं सकता, दोनों में अलग अलग मतलब होगा। तो अगर किसी हिंदू फैमिली में अपने बच्चे का नाम समीर रखा है तो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, वो उनके ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहा होगा। और किसी मुस्लिम फैमिली ने अगर अपने बच्चे का नाम समीर रखा है तो उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और होगा, वो उसके ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहा होगा। नाम भले सेम है, स्पेलिंग भी सेम हो, लेकिन मतलब तो दोनों के अलग अलग हो, क्योंकि दोनों का बिलीफ सिस्टम अलग है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, इसको बोलते हैं क्या नहीं आया? ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं मैंने बोला अगर एक ही नाम है, जैसे कि समीर नाम है, वो नाम हिंदूज में भी पाया जाता है, मुस्लिम्स में भी पाया जाता है। नाम एक है, उसके मीनिंग अलग अलग हो सकते हैं। तो अगर हिंदू फैमिली ने अपने बच्चे का नाम समीर रखा है तो उनका बिलीफ सिस्टम कुछ और होगा, समीर का मतलब कुछ और निकल रहा होगा, वो उनके ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा होगा। और मुस्लिम फैमिली ने किसी बच्चे का नाम समीर रखा है तो उनका मतलब कुछ और निकल रहा होगा, वो उनके ऑब्जेक्ट को पूरा कर रहा होगा। ठीक है, ये बोला मैंने। तो यहाँ पे एक ही वर्ड के दो मीनिंग निकल सकते हैं, आपको कौन सा मीनिंग अडॉप्ट करना है जो आपके पर्पस को पूरा करे। जैसे कि अगर मान लो मुस्लिम फैमिली में अगर किसी ने समीर रख लिया है, अब उसके कोई रिश्तेदार आके बोले ये क्या नाम दिया है तुमने, ये ऐसा नाम तो हिंदुओं में रखते हैं, तुमने ये समीर दे दिया इसको नाम। तो बोला नहीं, हमारे में भी रखते हैं, अपने अंदर समीर का ये मतलब होता है। अरेबिक वगैरह में जाओ तो वो लोग बोलेंगे कि संस्कृत वगैरह में जाओ तो समीर का ये मतलब होता है। तो अपने अपने बिलीफ सिस्टम के हिसाब से रख दिया है नाम। ठीक है, तो याद रखना। क्लियर है? नेक्स्ट, और कहाँ से मदद मिलती है? अब छोटे छोटे से 3-4 और बाकी है, जल्दी जल्दी सुनते जाना। इलस्ट्रेशंस, अगली मदद मिलती है हमें इलस्ट्रेशंस। ये छोटा सा है, मेरी तरफ देखो। कई बार एक्ट के कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जिसके वर्ड्स बिल्कुल भी क्लियर नहीं होते। पॉज कर दो, बोल क्या है? चलो सुनो, धीरे जाना तुम। अब इलस्ट्रेशंस बेटा, कई बार एक्ट के कुछ सेक्शंस में कुछ वर्ड को समझने के लिए उसे इलस्ट्रेशन से समझाया जाता है। इसके एग्जाम्पल तुम्हें इनकम टैक्स में खूब मिलेंगे। कई बार इनकम टैक्स में कोई चीज़ समझानी हो तो किससे समझाई जाती है? इलस्ट्रेशन। देखो, मैं जब लॉ पढ़ता था और आप जब पढ़ाता भी हो तो आई बिलीव इन थॉरो रीडिंग। तो मेरे को वर्ड टू वर्ड पढ़ के ही उसका मतलब निकालना होता है। तो मैं तो पहले पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे को पढ़ के ही उसका मतलब समझ में आए। ठीक है, मैं दूसरी कोई मदद लूँ ही ना, 1 बार 2 बार 3 बार फिर आ ही जाता है मतलब समझ में। ठीक है, लेकिन मैं जब पढ़ता था इनकम टैक्स तो मेरे को एक सेक्शन याद आया, तो मैंने पढ़ा है कि नहीं शायद, मार्जिनल रिलीफ का। अभी नहीं पढ़ी तुमने ऐसी कोई चीज़? मार्जिनल रिलीफ जैसी कोई चीज़ पढ़ी है? तूने पढ़ी है? तो मार्जिनल रिलीफ मेरे को अच्छी तरह याद है कि जब मैं पढ़ता था तो मेरे को मार्जिनल रिलीफ पढ़ के समझ में नहीं आई थी पहली बार जब मैंने पढ़ी थी। एग्जाम्पल से एक बार में समझ में आ गई थी, और उस सेक्शन में ही इलस्ट्रेशन लिखा हुआ था। इलस्ट्रेशन, बहुत कम सेक्शन होते हैं जिसमें इलस्ट्रेशन लिखा हुआ हो। एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ होता है, इलस्ट्रेशन कभी भी लिखा नहीं होता, क्योंकि इलस्ट्रेशन में तो फिगर यूज़ करूँगा, तो फिगर वगैरह यूज़ करके उसे समझाया था। क्या होता है मार्जिनल रिलीफ? मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर होती है तो आप पे 5% या 10% सरचार्ज लगता है। अभी 10 कर दिया, हमारे टाइम पे शायद 5 था। तो एक एग्जांपल दिखाता हूँ। हाँ, आज ही पढ़ा है। कितना है सरचार्ज? 10 है। 50 लाख से ऊपर ही है अब, पहले 1 करोड़ से ऊपर था। चलो,
एक मसलन अभी जैसे सपोज करो चिन्नू मुन्नू 1 करोड़ ले लेते हैं अपन। अभी मान लो स्लैब ऐसे चल रहा है, स्लैब कैसे चल रहा है कि 5 लाख तक नील है ना, और 5 से 10 लाख पे 10% है। अभी मैं एकदम सिंपल ले रहा हूँ, ये सही वाला नहीं है, जो भी है तुम्हें याद होगा। फिर 10 लाख से 20 लाख के ऊपर अभी 20 ले लेते हैं और उसके ऊपर 30 ले लेते हैं, तो 5 लाख पे तो नील लगेगा। फिर अगले 5 लाख पे 10% मतलब 50,000 हो गया, और 10 लाख से 20 लाख मतलब अगले 10 लाख पे 20% कितना हो गया, 5 लाख का 20% कितना हो गया, 1 लाख। यही हुआ, 10 लाख तक तो था। फिर 10 लाख से 20 लाख तक आपकी जो इनकम है, 10 लाख से 20 लाख मतलब 10 लाख, तो 10 लाख पे 20% 2 लाख ही हुआ, सही तो लिखा था मैंने, ठीक है 2 लाख। और बाकी की रिमेनिंग जितनी भी इनकम है सब पे 30%। तो मेरी इनकम 1 करोड़ 5 लाख है, या 1 करोड़ 5 हज़ार है मेरी इनकम। कितनी है? तो अब अगले पे कितना लगेगा, 20 लाख से ऊपर कितनी है मेरी इनकम, 80 लाख 5 हज़ार। तो 80 लाख 5 हज़ार पे लगेगा 30%। कितना लगा, 80 लाख 5 हज़ार का 30%, 80 लाख का 30% 24 लाख तो ऐसे ही हो गया, और 5 हज़ार का 30% हो गया तुम्हारा 1500, 24 लाख 1500, यही हुआ 24 लाख 1,500। तो हाउ मच इज माई टोटल टैक्स, मेरा टोटल टैक्स कितना हुआ, 26 लाख 51,000 टोटल टैक्स। अब ये कहते हैं कि अगर आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर है तो आपको 5% सरचार्ज देना पड़ेगा, 5% सरचार्ज। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ के ऊपर है ना, मेरी इनकम 1 करोड़ के ऊपर, सरचार्ज टैक्स के ऊपर लगता है, तो इसके ऊपर 5% सरचार्ज लगाओ। 1,32,500 ले रहा हूँ मैं तो, अभी तुम्हारी एसेस कराओ, ज़्यादा जज्बाती मत हुआ करो। 1,32,500। अब एक बात बताओ, ये सरचार्ज दिया मैंने, सरचार्ज लगता है क्योंकि मेरी इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है। मेरी इनकम 1 करोड़ से सिर्फ 5,000 रुपये ज़्यादा दी, तो मैंने 5,000 रुपये ज़्यादा कमाए, तो तुमने मुझसे 1,32,000 का टैक्स ले लिया। ईमान धर्म है कि नहीं है तुम्हारा, या बिल्कुल बेच खाया है? सरकार से कह रहा हूँ ये बात, मैं वीडियो भी चालू है, ठीक है। गजब कर रहे हो तुम लोग, 1 करोड़ से ज़्यादा पे तुम सरचार्ज लेते हो। मेरी इनकम है 1 करोड़ 5 लाख 5 हज़ार, नहीं आ सकती क्या? आ सकती है, 1 करोड़ 5 हज़ार। अब 5,000 रुपये की ज़्यादा इनकम कमाने की वजह से तुमने मुझसे 1,32,000 का सरचार्ज ले लिया। सालो नंगो मरो, बद्दुआएं लगेंगी मेरी। तो सरकार कहती है गाली मत दे, एक काम कर, हम तेरे को मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं। मार्जिनल रिलीफ ये कहती है कि 1 करोड़ से तुम्हारी जितनी भी इनकम ज़्यादा है, अगर टैक्स उससे ज़्यादा निकल गया सरचार्ज लगाने की वजह से, तो तुम्हारी जितनी इनकम ज़्यादा है ना, बस उतना पे करना, पूरा सरचार्ज पे मत करना। तो सरचार्ज 1,32 का बन रहा है, बट इनकम तो तुम्हारी 5,000 ही ज़्यादा है, तो आप सिर्फ 5,000 रुपये दे देना, पूरे 1,32,000 देने की जरूरत। ये बात जो मैंने तुम्हें बताई, जो तुम्हें इतनी आसानी से समझ में आ गई, ये तुम्हारे अच्छों को भी लैंग्वेज पढ़ के समझ में नहीं आती, गारंटी दे रहा हूँ, मुझे भी नहीं आई थी पहली बार में। तो मेरे को क्या लिखा हुआ है ये कि इनकम इससे ज़्यादा हो जाए सरचार्ज लगेगा, सरचार्ज तो लगा दिया मैंने। फिर बोला मार्जिनल रिलीफ मिलेगी, कब मिलेगी? तो जब ये एग्जाम्पल दिया, ये 5,000 रुपये ज़्यादा है तो ये लगेगा, नहीं तो मार्जिनल रिलीफ हर बार थोड़ी लगेगा। अभी मेरी इनकम होती 1 करोड़ 5 लाख, तो यहाँ मेरा बचता 80 लाख 5 लाख सॉरी 85 लाख, तो 85 लाख पे थोड़ी लगता। फिर 85 लाख पे मेरा टैक्स यहाँ कुछ होता, फिर यहाँ 26 के 28 आता, 28 का 5% 1,32 के 1,70 आ जाता। तब भी मैं तो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, तो 5 लाख में से मैं 1,70,000 तो दे ही सकता हूँ। तो मार्जिनल रिलीफ एप्लीकेबल, तो मार्जिनल रिलीफ भी सिलेक्टिवली एप्लीकेबल होगा। और कहाँ एप्लीकेबल होगा ये समझना बहुत बड़ी कलाकारी थी। ये तब तक नहीं समझ में आता जब तक ये लोग खुद एक इलस्ट्रेशन ना देते। तो इन्होंने सेक्शन में इलस्ट्रेशन डाला है। आपको भी जब सर ये पढ़ाएंगे मार्जिनल रिलीफ तो इसी तरीके से समझाएंगे। लैंग्वेज से इसको समझना बहुत मुश्किल है, तो इलस्ट्रेशंस आपकी मदद करते हैं जब लैंग्वेज एक बार में समझ में ना आए। एग्जाम्पल लिखो, मार्जिनल रिलीफ, याद भी रखोगे तुम लोग। 1 करोड़ से ऊपर पे सरचार्ज लगता है, बट सरचार्ज लगने से अगर टैक्स बहुत ज़्यादा हो जाता है, एग्जॉर्बिटेंट हाई हो जाता है टैक्स,
इनकम तो उतनी है ही नहीं, तो टैक्स आपको इनकम के बराबर का देना है, ये लिखा हुआ था। सुना तुमने मैंने क्या बोला? सरचार्ज लगने की वजह से टैक्स अगर एग्जॉर्बिटेंटली हाई हो जाता है, और जितना टैक्स हाई होता है उतनी तो इनकम ही नहीं होती आपकी, तो आपको सरचार्ज उतना ही देना है जितनी आपकी इनकम है। जैसे मेरी इनकम कितने से बढ़ी है? 1 करोड़ के बाद 5,000 से, सरचार्ज कितने का लग गया? 1,32, तो देना कितना पड़ेगा सिर्फ? लेकिन वो जो 26 लाख का टैक्स बना था वो तो पूरा देना पड़ेगा। ये बात सिर्फ सरचार्ज की हो रही है, जो 26 लाख का टैक्स बना था वो तो देना ही पड़ेगा, 5,000 का एक्स्ट्रा सरचार्ज देना पड़ेगा। ठीक है मेरे बच्चों, एग्जाम्पल लिख रहे हो ना बराबर, बहुत मुश्किल मुश्किल से ढूंढ के लाता हूँ सारी चीज़ें। आगे देखो, प्रोवाइजो, प्रोवाइजो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। प्रोवाइजो का मतलब होता है कुछ स्पेशल चीज़ों को जनरल चीज़ों से अलग करना, कुछ स्पेशल चीज़ों को जनरल चीज़ों से अलग करना। देखो, प्रोवाइजो इज टू एक्सेप्ट समथिंग आउट ऑफ द इनेक्टमेंट और टू क्वालिफाई समथिंग स्टेटेड इन द इलेक्टेंट विच वुड बी विद इन द परव्यू इफ द प्रोवाइजो वर नॉट देयर। मतलब किसी चीज़ को जोड़ना या किसी चीज़ को हटाना, दोनों प्रोवाइजो में आता है। तो प्रोवाइजो 3 प्रकार के होते हैं, ये सब काट देना और ये टिक करना। 3 चीज़ें होती है प्रोवाइजो में, एक्सेप्शन क्लोज, प्रोवाइजो क्लोज और सेविंग क्लोज। तीनों टिक करना अच्छे से। ऊपर हेडिंग का नाम था प्रोवाइजो, लेकिन प्रोवाइजो ऐसे 3 तरीके से समझाया जाता है, एक्सेप्शन, प्रोवाइजो और सेविंग। तीनों समझाऊं? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है इंटेंडेड टू रेस्ट्रेन द इनेक्टिंग टू पर्टिकुलर केसेस। मतलब लॉ या इनेक्टमेंट जो सब पे अप्लाई हो रहा है वो कुछ सिलेक्टेड चीज़ों पे अप्लाई ना हो, इसलिए उन सिलेक्टेड चीज़ों को अलग करना, एक्सेप्शन लगाकर। जैसे लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ाने के बाद ही तुरंत क्या पढ़ाया जाता है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब जहाँ लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल, लॉ ऑफ सप्लाई, जहाँ लॉ ऑफ सप्लाई एप्लीकेबल। सर लॉ वाले एग्जाम्पल होना है तो इको वाले हैं। डिविडेंड चैप्टर, उसमें पढ़ाते हैं कि 30 दिन में डिविडेंड देना पड़ेगा आपको डिक्लेयर करने के, लेकिन एक्सेप्शन है इन 4 केस में नहीं देना पड़ेगा। पहला एक्सेप्शन है ऑपरेशन ऑफ लॉ, कोई मरमुरा गया। दूसरा एक्सेप्शन है सामने वाला जो शेयर होल्डर है वो कुछ ऐसी शर्तें रख दे जो कंपनी के लिए फीसेबल ना हो डिविडेंड देने। तीसरा है जब शेयर होल्डर के कोई ड्यूज बाकी हो तो डिविडेंड को उसमें एडजस्ट किया जा सकता है। ऐसे एक्सेप्शन दे रखे हैं कि इन केसेस में आपको डिविडेंड देने की जरूरत नहीं, नॉर्मली तो देना ही पड़ेगा। एक्सेप्शन के और एग्जांपल आपको भी याद आ रहे होंगे। हाँ, नेमो डेट क्वाड नॉन हैबिट, नॉन वन कैन गिव अ बेटर टाइटल अंटिल हिमसेल्फ हैव। जब तक आपके पास अच्छा टाइटल नहीं है आप किसी को अच्छा टाइटल नहीं दे सकते, एक्सेप्शन। डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टेड, लेट द बायर बिवेयर, एक्सेप्शन। जाने कितने पढ़े हैं? नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है? किसी स्पेसिफिक चीज को जनरल चीज से हटाना। एक्सेप्शन लगा के आप उस चीज को रेस्ट्रेन कर सकते हो, एक्सक्लूड कर सकते हो कि ये चीज सब पे एप्लीकेबल होगी, एक्सेप्शन पे एप्लीकेबल, ये सब पे एप्लीकेबल होगा सेक्शन, एक्सेप्शन पे एप्लीकेबल। तो इस तरीके से एक्सेप्शन लगाकर उस चीज को बचाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? इससे हमें मदद मिलती है। और प्रोवाइजो, प्रोवाइजो लगाया जाता है स्पेशल केसेस को वही जनरल केसेस से हटाने के लिए, स्पेशल केसेस को जनरल केसेस से हटाने के लिए। क्या आप मुझे प्रोवाइजो में और एक्सेप्शन में फर्क बता सकते हो? हाँ, ये तो एग्जाम्पल बताया तूने, इससे प्रोवाइजो का एग्जाम्पल दिया, ये बहुत बढ़िया। मैं भी यही देता कि जैसे नोटिस का सेक्शन है उसमें बोल रखा है कि आपका नोटिस 21 दिन में देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो आप नोटिस 21 की जगह 14 दिन का दे सकते हो। तो प्रोवाइजो लगाकर हमने क्या कर दिया? सेक्शन 8 कंपनी को थोड़ी प्रिविलेज दे दी। तो मैं ये पूछ रहा हूँ प्रोवाइजो और एक्सेप्शन में बेसिक डिफरेंस क्या है? एक्सेप्शन में भी तो यही करते हैं, एक्सेप्शन में भी अपन लोग उन केसेस को हटा देते हैं जनरल केसेस से। हाँ, ये है मेन, जो एक्सेप्शन में कवर्ड है ना केसेस, उन केसेस पे तो वो लॉ लग ही नहीं रहा जिस लॉ की बात हो रही है। प्रोवाइजो में वो चीज लग तो रही है लेकिन कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। जैसे सेक्शन 8 कंपनी को नोटिस तो देना पड़ेगा लेकिन 21 दिन की जगह
14 दिन। और मैं अगर ये कह देता कि सेक्शन 8 कंपनी को नोटिस ही नहीं देना, तो वो एक्सेप्शन बन गया। फिर वो क्या बन गया? फिर एक्सेप्शन। जैसे मैंने कहा नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन में पड़ा है नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब अगर आपके बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन है तो बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वैलिड है। वैलिड है क्योंकि एक्सेप्शन में लिखा हुआ है। तो एक्सेप्शन में वो केस पूरी तरीके से रेस्ट्रेन हो जाता है, और प्रोवाइजो लगाने से क्या होता है? स्पेशल केसेस को जनरल केसेस से क्या किया जा सकता है? रिमूव किया जा सकता है। आपने प्रोवाइजो इनकम टैक्स में भी बहुत बार पढ़ा होगा। कोई डिडक्शन देनी हो तो प्रोवाइजो लगा देते हैं, कोई लिमिट बतानी हो तो प्रोवाइजो लगा देते हैं। पढ़ा है? याद आ रहा है इनकम टैक्स में कहीं प्रोवाइजो? अभी इससे यही पूछा था मैं। हाँ, रिबेट में वो तो अभी तुमने पढ़ी नहीं होगी। 87A की रिबेट थोड़ी पढ़ी है अभी तुमने। आज समझ आया, सब चीज़ आज ही पढ़ाई है तुमने। ठीक है, चलो। तो प्रोवाइजर तुमने पढ़ा होगा, कैपिटल गेन में पढ़ा होगा कि कैपिटल गेन में होता है कि भैया अगर आपको ये चीज़ आपने कैपिटल एसेट, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेची है और तुरंत ये खरीद ली है तो आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी, लेकिन फिर प्रोवाइजर करके आपके पास एक घर ही होना चाहिए, ठीक है, एक ही घर होना चाहिए, तो फिर एक घर पे एग्जेम्पशन मिलेगी। ठीक है, अब ये मेरे को 15 साल पुरानी चीज़ याद है, सालों निकम्मो। ठीक है, कितना टाइम हो गया मेरे को आईपीसीसी दिए हुए? कब दिया था मैंने आईपीसीसी? 2009 में। हाँ, ले सीए फाइनल में भी पढ़ा था। सीए फाइनल कब दिया था? 2014 में। हाँ, तो आज क्या है? 2023 है ना, 9 साल तो फिर भी हो ही गए। 9 साल में मैंने इनकम टैक्स कभी ना पढ़ी, ना पढ़ाई, ना अप्लाई करी। हाँ, क्या कह रहा है? ये नया बड़ा है। अब ये हो गया एक्सेप्शन, ये हो गया प्रोवाइजो, और ये हो गया सेविंग क्लोज। सेविंग क्लोज लगाने से हम उस प्रोविजन को सेक्शन में होने वाली डिस्ट्रक्शन से बचा सकते हैं। सेविंग क्लोज इज यूज्ड टू प्रिजर्व फ्रॉम डिस्ट्रक्शन सर्टेन राइट्स, रेमेडीज और प्रिविलेज ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब इन तीनों को भिड़ाओ आपस में, फिर एक जैसी चीज आ गई। सेविंग क्लोज लगाने से क्या होता है? अगर कोई प्रोविजन की वजह से किसी सेक्शन में डिस्ट्रक्शन आ रहा है तो सेविंग क्लोज लगाने से उसे बचाया जा सकता है। सेविंग क्लोज लगाया जाता है ये वर्ड यूज करके, सेव एज अदरवाइज। क्या वर्ड यूज करके? तो जैसे ही मैं सेव एज अदरवाइज लगाऊंगा तो उस पर क्या लग गया? सेविंग क्लोज। और सेविंग क्लोज लगाने से फिर बोलूंगा कि हम उस सेक्शन से होने वाली डिस्ट्रक्शन को रोक सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने आज तुम लोगों को कहा कि बेटा तू और तुम तीनों कल होने वाला टेस्ट मत देना। ठीक है, कल जो टेस्ट है वो तुम तीनों मत देना, ये हमारी आज बात होगी। ठीक है, अब कल मैंने कहा, अगले दिन मैंने अनाउंस किया कि आप सबको अभी 2 से 3 रुकना है और टेस्ट देना है। सेव एज अदरवाइज, जिनको मैंने कल मना किया था उनको छोड़ दिया। ठीक है, तो 3 जनों को वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते, उनको भी उसी दिन टैक्स देना पड़ता, क्योंकि क्लास में तो वो भी बैठे हुए थे। तो जहाँ मैंने बोला 2 बजे टेस्ट देना है तो वो 3 भी रुकते, फिर वो मेरे से ऑफिस में आके पूछते, तो मैंने सेव एज अदरवाइज लगाकर बचा लिया उन्हें। मैंने कहा नहीं, तुम तीनों को तो मैंने कल सेव कर दिया था ना, तो तुम आज भी क्या हो? सेव हो। तो सेव एज अदरवाइज लगाकर उस सेक्शन से होने वाले हार्म को किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को बचाया, किसी पर्टिकुलर प्रोविजन को सेक्शन से होने वाले हार्म से बचाया जा सकता है सेव एज अदरवाइज लगाकर। बोलो एग्जांपल, सेव एज अदरवाइज। एग्जांपल सबके लिखते जाना है। एक्सेप्शन का एग्जांपल क्या बताया मैंने? नो कंसिडरेशन, नो कॉन्ट्रैक्ट, कैविएट एम्प्टर। जने कितने हैं एक्सेप्शन? डिविडेंड वाला। प्रोवाइजो का सेक्शन 8 कंपनी, सेविंग क्लोज सेक्शन 6, हाँ, एक्ट को ओवरराइड करता है, आर्टिकल एक्ट ओवरराइड करता है आर्टिकल को और मेमोरेंडम को, सेव एज अदरवाइज। लेकिन जहां पर एक्ट ने खुद ही आर्टिकल को पावर दी है वहां पे आर्टिकल सबको ओवरराइड कर देगा। जैसे अगर हमने लिखा है वो सेक्शन में कि अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है तो आप किसी भी शेयर होल्डर के वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो अगर उसने कॉल पे नहीं करी तो। ये हमने आर्टिकल को पावर दी है, अगर आप आर्टिकल में लिखते हो तो आप किसी के भी वोटिंग राइट को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। क्या लगाकर? सेव एज अदरवाइज लगा। ठीक है, आगे देखो।
एक्सप्लेनेशन। अगली मदद हमें कहाँ से मिलती है? हाँ बेटा, एक ही होता है, सेव एज अदरवाइज और विदाउट प्रीजुडाइज का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन, कई बार सेक्शन की जो वर्डिंग्स है वो पहली बार पढ़ने में एकदम क्लियर नहीं होती, तो हम एक्सप्लेनेशन लगाते हैं उसे और क्लियर करने के लिए। जैसे गुड्स की डेफिनेशन, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। तो हर तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स में आती है, तो जो इमूवेबल है वो गुड्स में नहीं आती। तो सेल ऑफ गुड्स में एक्सप्लेनेशन डाला और एक्सप्लेनेशन डाल के समझाया कि हर वो चीज़ जो लैंड से अटैच है लेकिन वो सेपरेट हो सकती है, वो भी गुड्स में आएगी। जैसे क्रॉप बताया था आपको, ग्रास, शेयर्स ज़मीन से अटैच होते हैं, और ये पिक्चर भी। तो एक्सप्लेनेशन से ये चीज़ हमने समझाई कि ये चीज़ भी किस में आएगी? गुड्स में आएगी। तो एक्सप्लेनेशन डाला जाता है कई बार अगर कोई डेफिनेशन एम्बिगुअस हो, हमें लगता हो कि उसका क्लियर मीनिंग नहीं निकल रहा, एक्ट में ही डाली जाती है एक्सप्लेनेशन 1। ये भी तुम्हें इनकम टैक्स में बहुत जगह दिखी होगी, एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2, इसको ऐसे लिखा जाता है, इट इज़ हियर बाय एक्सप्लेन, इट इज़ हियर बाय एक्सप्लेन, ऐसे डाला जाता है क्योंकि कई बार बहुत सारे वर्ड्स क्लियर नहीं होते। सीए फाइनल में एक एक्ट पढ़ा रहा था अभी मैं, फाइनेंशियल फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूटरीज एक्ट। उस एक्ट के अंदर पढ़ा रहा था मैं कि भैया अगर फॉरेन से कोई भी कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है तो वो न्यू दिल्ली में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो ब्रांचेज है वहीं पे रिसीव होना चाहिए। ये सेक्शन है कि अगर कभी भी, जैसे मेरा भाई बाहर रहता है तो वो मुझे कोई भी पैसे भेजेगा तो न्यू दिल्ली की इस एसबीआई की ब्रांच में ही भेजेगा अगर मुझे कंट्रीब्यूशन रिसीव हो रहा है तो। लेकिन उसमें कोई लिमिट है, जैसे तो मेरा भाई है तो फैमिली हो गया तो इसमें रूल एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन अगर मान लो मेरा भाई नहीं होता, मेरा कोई दोस्त होता, चंदा भेजता मुझे कि तू कोचिंग चलाता है, ले फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इतना बढ़िया कोचिंग चला रहा है, दुबई में भी तेरा नाम है, तो और सेंटर खोल, ले पैसे ले ले, ठीक है, तो भेज रहा है मुझे, तो उसे मुझे कहाँ भेजने पड़ेंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, वो भी न्यू दिल्ली की ब्रांच में। ये मैं पढ़ा रहा था। तो मेरे को ये एक्ट नया है, पहले नहीं था ये एक्ट, हम जब सीए फाइनल में थे तब नहीं था, नया एक्ट है। तो मैं कहा यार ये कैसा अजीबोगरीब प्रोविजन है यार, ऐसा क्यों सबको स्टेट बैंक जाना पड़ेगा, ये वो है। तो फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन में क्लियर करा। क्या क्लियर करा? कि भैया आप अपने किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से अप्रोच करके न्यू दिल्ली में अकाउंट खुलवा सकते हो, वो ही खोल देगा। पैसा एक बारी में कलेक्ट उधर होना चाहिए, यूज़ आप कहीं भी करो। जैसे एक बार स्टेट बैंक में कलेक्ट हो गया तो कलेक्ट होने के बाद वो आपके कोटेक में, येस बैंक में, कहीं भी आ सकता है, फिर आप कहीं से भी यूज़ करो, यूज़ करने पे कोई पाबंदी नहीं है, कलेक्ट वहाँ होना चाहिए। फिर एक्सप्लेनेशन में, ये सब एक्सप्लेनेशन में समझाया उन्होंने, फिर एक्सप्लेनेशन में ये समझाया कि भैया इसका लाने का पर्पस क्या था, ताकि सरकार को अलग अलग अकाउंटों में नज़र ना रखनी पड़े। सारा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आएगा तो उन्हें पता रहेगा फॉरेन से कितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया है, सब एक जगह आ रहा है, पूलिंग एक जगह हो गई। अब डिसबर्समेंट भले होता रहेगा, पूलिंग तो एक जगह हो गई, तो उन्हें पता चल गया कितनी फॉरेन करेंसी इंडिया में आई, किस सोर्स से आई, तो स्टेट बैंक में आ गई सारी। तो इसलिए ये सेक्शन लाया गया है। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ के फिर मेरे को एकदम क्लियर हो गया, हाँ यार ये बिल्कुल जोरदार है। तो एग्जाम्पल याद रखना फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्ट का, और ये नहीं तो कोई भी और एग्जाम्पल लिख सकते हो। एक्सप्लेनेशन के बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, बहुत सारी जगहों पर एक्सप्लेनेशन देकर चीज़ को क्लियर की जाती है। देखो, एक्सप्लेनेशन appended to a section to explain the meaning of certain words and phrases। कोई भी वर्ड्स या किसी फ्रेज के मतलब को और क्लियर करने के लिए एक्सप्लेनेशन पढ़ी जाती है। एक्सप्लेनेशन शुड बी नॉर्मली रीड एज टू हार्मोनाइज विद एंड क्लियर अप एनी एम्बिग्यूटी। अगर सेक्शन में कोई एम्बिग्यूटी है तो एक्सप्लेनेशन पढ़ी जाती है। ये देखो, एक्सप्लेन द मीनिंग, अंडरलाइन करो, मीनिंग पता लगाने के लिए। क्लैरिफाई द वेगनेस, अगर कोई वेग है कोई चीज़ तो उसके लिए। एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। गैप को फिल करने के लिए, ये लाइन पहले भी बोली थी, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द रेमेडी, पढ़ी थी अपन ने। आर्ची कहाँ पढ़ी थी ये लाइन? हेडल्स रूल में, सप्रेस द मिसचीफ एडवांस द रेमेडी। वेरी गुड, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हो इसको घर पे, अच्छा लगा मुझे। कैन नॉट टेक अवे स्टैच्यूटरी राइट,
एक्सप्लेनेशन इसलिए भी दी जाती है ताकि आप अपने कोई आपके राइट्स को छीन ना ले, आप गलत सुलत समझ लो मतलब, तो एक्सप्लेनेशन डाली जाती है, नहीं 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 पूरा बराबर सुनना, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे किसी को डांट दिया तो जनरली डांट के चला गया, अब कोई कमज़ोर दिल का था तो वो तो रोने लग गया बिल्कुल, तो मैंने कहा ये कुछ कर ना ले, तो मैंने ऑफिस में बोला, मैंने कहा यहाँ बेटा यहाँ ये कोई तो जनरल है, मेरी तो आदत है, मैं तो ऐसे डांटता रहता हूँ, जैसे तेरे को रोने की थोड़ी और तेरे को थोड़ी बोल रहा था, वो तो पूरी क्लास को जनरल बात कर रहा था, तू तो पढ़ के आता है बराबर, या लड़की है रो रही है तो पढ़ के आती है तू तो बराबर तो तू तो बराबर पढ़ के आती है, ध्यान देती है, तेरे लिए थोड़ी थी बेटा ये बात, ठीक है। ये तो सब के लिए मैंने जनरल परसेप्शन में ये बात बोली थी है ना, तो तू ऐसा दिल पे मत लेना। अरे एक्सप्लेनेशन दिया तो मेरे को हाँ भाई ठीक है, कैन नॉट टेक अवे हिज राइट तो कई बार सेक्शन में कोई एम्बिग्विटी हो या कोई क्लैरिटी ना आ रही हो तो एक्सप्लेनेशन देकर उसमें क्लैरिटी लाने का काम किया जाता है। बच्चों आपको ये सब एक जैसे तो नहीं लग रहे, एक बार वन वर्ड में सबके अंदर एक एक बात बोलते जाओ। टाइटल, लॉन्ग टाइटल, ये सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करता, स्कोप बताता है। प्रियम्बल भी स्कोप बताता है, लेकिन प्रियम्बल का मेन रूल क्या है कि प्लेन रीडिंग से अगर सेक्शन समझ में आ रहा हो तो प्रियम्बल मत पढ़ो। प्रियम्बल तभी पढ़ो जब एक्ट का पर्पस अचीव हो रहा हो, ठीक है, क्योंकि कई लोग प्रियम्बल पढ़ के उसका मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, ठीक है। तो प्रियम्बल पढ़ के तुम एक्ट का मतलब मत निकाल देना, एक्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो किताब को उसके कवर से जज नहीं करो, लेकिन करा तो जाता है जनरली, किताब को उसके कवर से जज किया जाता है। एक कहानी सुनाई थी हमें बचपन में कि एक बहुत पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति था, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जीता था। पढ़ा लिखा था, बहुत विद्वान था। अब वहाँ जहाँ वो रहता था उस गांव में किसी बहुत बड़े राजा की शादी हुई, तो शादी में उसको भी न्योता मिला, तो वो गया। जब वो गया तो उसके कपड़े और उसकी सादगी देखकर उसे वहीं से भगा दिया गया। ले राजा की शादी तेरे को बुलाया, उठ, ठीक है। तो उसने कहा, उस तो पढ़ा लिखा विद्वान था, तो उसने बहुत विनम्रता के साथ बोला कि मेरे को इनवाइट किया है तो ही मैं आया हूँ। तो उसको भगा दिया गया, वो चला गया वहाँ से। उसके बाद उसके पास कोई अच्छी ड्रेस थी, एक उसकी खुद की शादी की या एक ही ड्रेस थी, उसने उसको अच्छे से प्रेस करके अच्छे से पहन कर वो वहाँ गया। जब वो ड्रेस पहन के गया तो सेम जो चौकीदार था उसने उसको रोका नहीं और अंदर जाने दिया। जब वो अंदर गया तो उसने खाना लिया और खाना अपने कपड़े पे डालने लग गया, वो सारा यूं यूं यूं, ठीक है। तो सब लोगों ने उसे घेरा और बोला ये क्या पागल बने कर रहे हो? तो बोला पागल बने तो ये दुनिया करती है, ठीक है, मुझे मेरे कपड़ों से जज किया गया है, तो ये न्योता मेरे कपड़ों को मिला है, मुझे नहीं मिला, तो मैं कपड़ों को खाने खिला रहा हूँ क्योंकि मैं सेम डीप थॉट, ठीक है। तो रूल तो यही है भाई कि कवर से उसको जज मत करो, लेकिन ये दुनिया ऐसी है कि कवर से ही आपको जज किया जाता है। इसलिए पहले तो प्रियम्बल पढ़ के ही हम एक्ट के बारे में पता लगा लेते हैं, बाद में एक्ट पढ़ते हैं ज़रूरत पड़ती है। तो रूल तो ये है कि पहले एक्ट पढ़ो, कहीं एम्बिग्यूटी नज़र आती है तो प्रियम्बल पढ़ो ताकि एक्ट का ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। सुन रही है ना प्राची? हाँ, तू तो जज नहीं करती ना किसी को कवर से, तो करती नहीं है जज। ऐसे कराओ, क्यों जज करना है, जो जैसा है वैसा है। प्रियम्बल के बाद तीसरी चीज़ क्या आती है? हेडिंग। एक्ट के अंदर चैप्टर, हेडिंग, टाइटल्स होते हैं, उनसे भी मदद मिलती है, बहुत मदद मिलती है। आप सोचो अगर चैप्टर्स ना होते, हेडिंग ना होते, पढ़ाने में भी कितना मज़ा आता है। एक क्या बोलते हैं उसे, लज्जत आती है पढ़ाने में। एक चैप्टर होते हैं, कैपिटल गेन है, आज हम कैपिटल गेन पढ़ेंगे, ठीक है। एक एक्साइटमेंट होता है, ठीक है। एक चैप्टर खत्म होता रहता है, यार थोड़ा सा बोरिंग सा था, अब अगला वाला अच्छा वाला शुरू होगा चैप्टर, ऐसा रहता है। सोचो ये सब ना होता, हेडिंग ना होती, टाइटल ना होता, चैप्टर ना होता, सेक्शन चलते रहते हुए तुम्हारी ऐसे ये फिर एक दिन अचानक से खत्म, लो खत्म, ठीक है, ऐसा लगता, ठीक है। तो चैप्टर वगैरह से भी बहुत मदद मिलती है। अलग अलग चीज़ें हैं। 5 चौथा मार्जिनल नोट्स, ये अलग है, ये एक्ट में नहीं होते, ये समरी होता है। किसी भी सेक्शन को समझाने के लिए मार्जिनल नोट्स यूज में आते हैं। 5वां डेफिनेशन में 2 बातें याद रखना। एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए डेफिनेशन लाई जाती है,
टू शॉर्टन द लैंग्वेज बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन। ये लाइन जरूर लिखोगे, शॉर्टन द लैंग्वेज बाय अवॉइडिंग रिपीटेशन। ठीक है, ये फिर रिवाइज कर रहे हैं अपन सारी चीज़ें, भूल तो नहीं गए ना। फिर डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ाई मैंने तुम्हें, रेस्ट्रिक्टिव होती है, एग्जॉस्टिव होती है। रिस्ट्रिक्टिव और एग्जॉस्टिव एक ही है, इसमें कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते। ये किससे शुरू होती है? मीन से। फिर होती है इंक्लूसिव, इसमें कुछ भी इंक्लूड किया जा सकता है। ये किससे शुरू होती है? इंक्लूड से। फिर एम्बिगुअस डेफिनेशंस होती है, जिनके वर्ड्स की मीनिंग क्लियर नहीं होते, तो दूसरे एक्ट के साथ पढ़ के इसका मतलब निकाला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वेरी गुड। फिर डेफिनेशन विद कॉन्ट्ररी मीनिंग्स, कई बार कोई डेफिनेशन के दो वर्ड्स मतलब निकलते हैं, आप वो वाला मतलब पकड़ोगे जो आपके ऑब्जेक्ट को अचीव कर रहा है। जैसे कि अगर कोई समीर नाम रख रहा है और हिंदू फैमिली में भी रख रहा है और मुस्लिम फैमिली में भी रख रहा है, तो वो लोग अपने हिसाब से उस समीर रखते होंगे और मुस्लिम वाले लोग अपने हिसाब से समीर रखते होंगे। सबका ऑब्जेक्ट अलग अलग होगा, आपको ऑब्जेक्ट के हिसाब से नाम को इंटरप्रेट करना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों? इसके बाद क्या पढ़ा है तुम्हें? इलस्ट्रेशन। इसमें एग्जांपल दिया मार्जिनल रिलीफ का। कई बार कोई सेक्शन को पढ़ के कुछ समझ में नहीं आता इसमें क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, तो उसका क्या दिया जाता है? इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन उस चीज़ को एकदम क्लियर कर देता है। फिर प्रोवाइजो, इसमें तीन बातें बताई, एक्सेप्शन, प्रोवाइजो, सेविंग। एक्सेप्शन, कोई भी चीज़ से एक्सेप्शन लिखे गए मतलब वो सेक्शन उन पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा, खत्म हो गया, एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा। प्रोवाइजो लिखा गया है तो वो एप्लीकेबल तो हो रहा है, लेकिन जनरल चीज़ में से स्पेसिफिक चीज़ को अलग करने के लिए प्रोवाइजो लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल सेक्शन 8 कंपनी, वहाँ नोटिस 21 से कितना हो जाएगा? 14। फिर सेविंग क्लोज, सेविंग क्लोज लगाया जाता है किसी प्रोविजन की वजह से किसी दूसरे प्रोविजन में कोई डिस्ट्रक्शन हो रहा हो या हार्म पहुंच रहा हो तो उसे रोकने के लिए, सेविंग क्लोज। फिर क्या पढ़ाया? एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्यों दी जाती है? ताकि मीनिंग पता चले, वेगनेस क्लैरिफाई हो, एडिशनल सपोर्ट मिले, गैप फिल हो, सप्रेस द मिसचीफ एंड एडवांस द। तो अगर मैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट में एक्सप्लेनेशन ना पढ़ता तो मुझे कभी समझ में ही नहीं आता कि एसबीआई में पैसे क्यों डलवा रहे हैं। तो मैं तो समझता गवर्नमेंट का अपना कोई एजेंडा होगा इसके पीछे, यही समझता मैं तो कि गवर्नमेंट जैसे ही लगवा रही होगी एसबीआई में पैसा, खुद का है ना इसलिए। लेकिन फिर एक्सप्लेनेशन में समझाया इसके पीछे ये है, ये तो थोड़ा समझ, हाँ ठीक है। सप्रेस द मिसचीफ, एडवांस द रेमेडी, एडिशनल सपोर्ट मिला मुझे। किससे एडिशनल सपोर्ट मिला? एक्सप्लेनेशन से। शेड्यूल, और लास्ट के दो है रीड द स्टैच्यू एज अ होल। पढ़ लेना अभी, दो चीज़ें बस जल्दी से देखो। शेड्यूल, मेरी तरफ देखो, शेड्यूल भी एक्ट के अंदर होते हैं। ये भी किस लिए डाले जाते हैं? एड, इंटरनल एड के लिए। जैसे बैलेंस शीट P&L का पूरा फॉर्मेट दे रखा है शेड्यूल 3 में। एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट का पूरा बैलेंस शीट P&L कहाँ दिखा रखा है? शेड्यूल 3 पढ़ लो, पूरा बैलेंस शीट P&L समझ में आ जाए। वो सेक्शन में नहीं दे रखा, वो किस में दे रखा है? शेड्यूल। स्पेशल चीज़ थी तो शेड्यूल में डाली। शेड्यूल भी किसका पार्ट है? कंपनीज एक्ट का। कंपनीज एक्ट का ही पार्ट है। जैसे सेक्शन है वैसे ही शेड्यूल है, लेकिन उसको किस में दिया गया है? शेड्यूल। तो शेड्यूल्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द एक्ट। दे मस्ट बी रीड टुगेदर फॉर ऑल द पर्पज ऑफ इंटरप्रिटेशन। आपको भी कोई इंटरप्रिटेशन करना हो तो शेड्यूल को भी आप रीड कर सकते हो। बट शेड्यूल कैन नॉट कंट्रोल और प्रिवेल ओवर द एक्सप्रेशन। ये तो हर जगह ही बोला है यार, कहीं पे भी शेड्यूल या कोई भी चीज़ एक्ट को ओवरराइड, हर चीज़ एक्ट के ऑब्जेक्ट में हार्मनी लाने के लिए होती है, कॉन्फ्लिक्ट लाने के लिए। कोई भी चीज़ पढ़ो तो दिमाग में ये सोचो, क्या एक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है? क्या एक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है? क्या एक्ट का ऑब्जेक्ट पूरा हो रहा है? बस फिर आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक बार बहुत सारी कहानियाँ होती है मेरे पास, सुनाऊँ क्या? तो भाई एक बार क्या हुआ कि हम लोग कोई एक प्रवचन सुन रहे थे। ठीक है, कोई प्रवचन, आप में बोलते हैं, हमारे में सबक बोलते, सबक सुन रहे थे हम लोग। हमसे कोई चीज़ पूछी कि हमसे हमें कोई चीज़ बताई गई कि ये चीज़ इस तरीके से नहीं करनी चाहिए, ये चीज़ इस तरीके से नहीं करनी चाहिए। तो किसी ने पूछा, हम में से ही किसी ने, हम सारे दोस्त लोग ही थे, तो किसी ने पूछा कि यार ये ऐसे क्यों है, मतलब इतनी रिस्ट्रिक्शन है, ये चीज़ भी नहीं कर सकते, ये चीज़ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो बोला ऐसा क्यों है? कोई चीज़ हमें जज करनी होगी, ये चीज़ हमें करनी हो तो मतलब मना क्यों कर रखी है? ये चीज़ ये मना है, इस्लाम में ये चीज़ मना है, या जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस है उसमें ये चीज़ मना है। तो उन्होंने कहा, जो हमें प्रवचन दे रहे थे, कि कभी भी कोई चीज़ को जज करना हो तो तुम
रिलीजन को साइड में हटाकर एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सोच के देखो कि ये चीज़ तुम्हें ऐसे ही सोचो कि ये अच्छी होती क्या, मतलब नॉर्मली देखो कि, तो फिर तुम खुद जज कर लोगे कि वो चीज़ सही है कि नहीं है, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। रिलीजन को हटा देना उसमें से साइड में, ठीक है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया कि सपोज करो भी अल्कोहल कंजम्पशन की बात हो रही है, तो चलो अलाउड होता, ठीक है, अलाउड होता, अपने रिलीजन में अलाउड होता, सिगरेट पीना भी अलाउड होता, तंबाकू खाना भी अलाउड होता। तो सोच के देखो, बस सोच के कि ये सब करने से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा कुछ अच्छा मिलता, या तुम्हारा बिलीफ सिस्टम अच्छा होता, या तुम्हें कुछ फ़ायदा मिलता, या तुम बहुत ज्ञानी हो जाते, ठीक है। या जैसे कि वो टीवी में दिखाया जाता है कि वो सिगरेट पी के जितना कूल दिखता है, बिल्कुल वो सोचते वक्त उसको सिगरेट पिलवाई जाती है, मतलब अधिकतर कोई पुलिस वाला हो या कोई CBI वाला हो, तो सिगरेट कब पिएगा जब उसे कुछ सोचना होगा, कोई अच्छा केस सॉल्व कर रहा होगा। जैसे कि सिगरेट के अंदर इतने अच्छे विटामिन और कैल्शियम है कि वो उसका पूरा केस सॉल्व हो जाता है फिर उससे, ठीक है। ऐसा तो दिखाया जाता है। बादाम खाते हुए दिखाते उसको उस समय में, सिगरेट पीते हुए दिखाएंगे उसको जब वो कुछ सोच रहा है। मैं कहा ओहो बहुत बड़ा कहानी हो गया, ठीक है। तो बोला आप खुद सोच के देखो ये सब चीज़ें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज़ का क्या पर्पस है। अब ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि किसी भी रूल को अप्लाई करो, कोई भी चीज़ को अप्लाई करो, तो एक्ट के पर्पस को देखो कि ये चीज़ क्यों लाई गई है। क्या आपके ऐसा करने से वो ऑब्जेक्ट अचीव हो रहा है, हो रहा हो तो करो, नहीं हो रहा हो तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि उसको किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए, किस तरीके से इंटरप्रेट करना चाहिए। समझे? चलो, रीड द स्टैच्यू ऑफ द होल। लास्ट वही चीज, पूरे स्टैच्यू को एज अ होल पढ़ो, पूरा एक साथ। अब कोई चीज अब हो सकता है सेक्शन ए में समझ में नहीं आ रही हो, लेकिन वो सेक्शन 5 में जाते जाते समझ में आ जाएगी। कई बार मैं पढ़ाते पढ़ाते बोलता हूँ ये चीज़ आगे आई, ये चीज़ आगे आई। अभी मैं इनको क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा रहा था। अब क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहले ही टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब पढ़ाता हूँ मैं? दूसरे तीसरे दिन। 3 दिन में कितनी लॉ पढ़ते हैं फाउंडेशन वाले? कुछ भी नहीं। तो तीसरे दिन में आ जाता है क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट। क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट इतनी जल्दी थोड़ी समझ में आएगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें। तो बेसिक बता के छोड़ देता हूँ, फिर बोलता हूँ कि मैं जब एक्ट आएगा, जब टाइप्स आएंगे, जब पढ़ेंगे बाद में, चैप्टर आएगा तो यही तरीका होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट पढ़ाता हूँ तो 12 एसेंशियल एलिमेंट है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है। पहले दिन कैसे पढ़ाऊँ ऑफर क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, फिर पढ़ाता हूँ सब लालमन शुक्ला, गौरी दत्त, कार्लिल, कार्बोलिक, स्मॉकबॉल कंपनी, दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन ओवरव्यू देके छोड़ देता हूँ। तो पहले वो ओवरव्यू देना जरूरी है, बाद में उसे पूरा पढ़ना भी जरूरी है। इंटरप्रिटेशन तो तभी निकलेगा व्हेन यू रीड द स्टैच्यू एज अ होल, जब आप पूरे को एक साथ पढ़ो, ठीक है। तो इट इज द एलिमेंट्री प्रिंसिपल दैट कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्टैच्यू इज टू बी मेड ऑफ टेकिंग इट्स ऑल पार्ट टुगेदर, नॉट ओनली वन पार्ट। इंटरप्रिटेशन करने के लिए एक्ट के सारे हिस्सों को, सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ो। किसी एक कड़ी से आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ो। टेक इट एज अ होल एंड ब्रिंग देम इनटू हार्मनी। और हर एक प्रोविजन को ऐसे पढ़ो कि वो दूसरे प्रोविजन के साथ क्या लेकर आए, हार्मनी लेकर आए। क्या लेकर आए? काफ़ी है। ये सारे इंटरनल एड्स आपके समाप्त हुए। इसमें कुछ रह गया हो तो आप एक बार रीड ज़रूर करना। कोई डाउट आए फील फ्री टू आस्क। धन्यवाद। बेटा बंद कर दे इसको।